अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और घर वाले भी सबके ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग बेसिकली घर से स्टार्ट हो रहा है, घर पे ही एंड होगा। तो उसमें ये कि आज की डिस्कशन होगी हमारी KE70 के मुतल्लिक, अपनी जो मेरी अपनी गाड़ी है, जो मेरा प्रोजेक्ट था उसके रिगार्डिंग होगा। उसमें मैं बताऊंगा कि हमने सेटअप कौन सा यूज़ किया, सस्पेंशन कौन सी यूज़ की होगा, ब्रेकिंग सिस्टम के रिगार्डिंग होगा। मगर KE70 के डिफरेंट खैर गाड़ियों के हवाले से भी सेम सिनेरियो होता है, बस ये थोड़ी सी गाइडेंस हो जाएगी। और जो भाई अपना प्रोजेक्ट करना चाहते हैं इन फ्यूचर, या कर रहे हैं या जो अभी यूज़ कर रहे हैं उसमें मज़ीद बेहतरी लाना चाहते हैं, तो शायद उनके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो जो डिस्कशन आज हमारी होने लगी KE70 की इंजन और सस्पेंशन के रिगार्डिंग। और अभी स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। अपने गाड़ी पोर्च में पार्क है तो पोर्च में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग आज का। अब व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इंजन के रिगार्डिंग। थोड़ी सी लाइट कम होगी तो उस पर गुजारा कीजिएगा क्योंकि गाड़ी का रुख उल्टा है। ऑल दो मैं वैसे फ्लैश लाइट ऑन कर लिया। तो बेसिकली ये KE70 का इंजन पे है, आपको नज़र आ रहा होगा क्लियर है। ये सारी चीज़ें स्टॉक हैं, यानी कि इंजन के रिगार्डिंग स्टॉक है। बाकी ज़ाहिर है हमने मॉडिफिकेशन की है इसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जी ये इंजन 1G बीम्स है, इन लाइन है, L6 इसको बोलते हैं क्योंकि स्ट्रेट है। V6 में V शेप होती है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो जैसे 1JZ 2JZ आता है वो इन लाइन इंजन कहलाते हैं। तो V6 बाद में नई टेक्नोलॉजी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था और बाद में यानी कि आया है। बेसिकली 2000 सीसी है और ये अराउंड कोई 168 HP 158 से 168 HP के अंदर फॉल करता है। 6 सिलेंडर इंजन है, 2000 सीसी है और ये स्पेसिफ़िकली जो है 3rd जनरेशन इंजन है। इसमें पहले डिफरेंट जनरेशन फर्स्ट और सेकंड आ चुकी है। उसमें जो है EFI, बेसिकली EFI तो हैं मगर ये था कि वो डिस्ट्रीब्यूटर और VVTi और ये डिफरेंट टाइप की चीज़ें, उनमें फिर चेंजेस आती गई हैं टाइम टू टाइम। ये वाली प्रोडक्शन जो हुई थी 2005 यानी कि 2002 से 2005-6 तक की है, जिसमें ये कि ज़ाहिर है इसमें इम्प्रूवमेंट लाई गई फ्यूल के हिसाब से, पावर के हिसाब से और इसकी शक्ल के हिसाब से भी चेंजेस आए हैं। सेम इंजन जो है आपको टोयोटा क्राउन में भी मिल जाता है। उसमें सेमी हाइब्रिड उसको कहते हैं क्योंकि उसका कंप्रेसर जो है इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो वो बस इतना सा डिफरेंस है। इंजन के जो हेड टापे में उसमें फ़र्क आता है, एयर इनटेक में डिफरेंस आ जाता है, बाकी ऑलमोस्ट सेम चीज़ है ये। तो सबसे पहली चीज़ आपको रेडिएटर नज़र आ रहा होगा। तो जी इसका रेडिएटर जो है टॉमी का लगा हुआ है और ये बेसिकली एलुमिनियम वाला रेडिएटर है, डबल नाली वाला, मोटी नाली वाला। इसको लगाने का मकसद ये था कि एक तो छोटा था, दूसरी चीज़ आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इंजन की जो स्पेस है वो काफ़ी कम है। तो ये पुली जो है टकराती थी, फ़ैन इसका क्लच वाला आता है वो हमने ख़त्म करके इसको ऑटोमेटिक किया हुआ है। तो ये आपको नज़र आ रही होगी वाटर जैकेट, ये हमने ख़ुद इसको अल्टर करके लगाया है इस पर। इसमें क्लच वाला फ़ैन आता है, उसको हटा के हमने ऑटोमेटिक कर दी है। उसकी एक अच्छी चीज़ ये होगी कि इंजन की जो साउंड है फ़ैन की वो कम हो गई है और जो हमारा काम है स्पेस के हवाले से वो हमारा मसला हल हो गया था। दूसरी चीज़ इस इंजन के हवाले से अगर हम बात करें तो स्पेस का इशू होता है। अब आपको ये गाड़ी नज़र आ रही होगी, तो जितनी ये स्पेस आपको साफ़ नज़र आ रही है, पीछे थोड़ा कीचड़ लगा हुआ है, इतना हमने इसको एक्सटेंड की है। उसकी क्या वजह है? और ये बेसिकली रेडिएटर वाली गाड़ी है, अपर गाड़ी को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा है, ना नोज़कट की पट्टी को छेड़ा है। तो इसको हमने बेसिकली एक्सटेंड की है, तकरीबन 3 इंच आप कह लें, 3 इंच इसको एक्सटेंड की है। उसकी वजह यही थी कि जैसे कि मैं आपको बता रहा था, रेडिएटर का जो फ़ैन है श्राउड, एक तो उसका मसला आ रहा था और यहाँ पे पुली टच हो रही थी। आगे फिर हमारा कंप्रेसर लगना है तो वो मज़ीद आगे आएगी, फ़ैन बेल्ट लगती आपस में टकराने का वो इशू आता है। दूसरी चीज़ जी, आ जाते हैं हम इसके इंजन की प्लेसमेंट पे। तो इसकी जो गाड़ी है जहाँ पे माउंट नज़र आ रहा हो आपको लगा हुआ, तो वो जो इंजन वाली गाड़ी है वो ओरिजिनल है, हमने उसको नहीं छेड़ा। उस पर एक कान सा आता है, इस तरह का कान बना हुआ होता है, उसके ऊपर माउंट लगता है, हमने उसको शेव की है। और यहाँ पे जो प्लेसमेंट की है इसकी, ये देखें जी, तो इसकी हमने प्लेसमेंट की है ये वाले माउंट की,
अभी गाड़ी थोड़ी गंदी है, बारिश में चली, सर्विस नहीं हुई, तो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। तो ये 14 नंबर स्टड वाला आप इसको माउंट कहते हैं, ऑयल वाला माउंट भी कहते हैं, तो उसकी प्लेसमेंट की है और वो कस्टम ब्रैकेट जो है बनाया है। इस साइड का जो ब्रैकेट है वो ओरिजिनल है, जेन्युइन है, एलुमिनियम टाइप का जो आता है वो है, तो वो ओरिजिनल लगा हुआ है। फिर उसके अलावा गियर बॉक्स वाला जो माउंट ब्रैकेट आता है वो हमने कस्टमाइज़ बनाया है। तो बेसिकली ये 3 माउंट्स हैं जिस पे वर्किंग करनी होती है, और इसकी प्लेसमेंट एक्यूरेट हो तो आपका इंजन बिल्कुल ठीक आता है। दूसरी सबसे बड़ी और अहम चीज़ जो मुझे लगती है वो बेसिकली ये है कि इंजन की बैक की स्पेस, तो इसमें स्पेस का बड़ा इशू है। तो यूजुअली होता ही है कि काफ़ी लोग इसकी फायर वॉल कट आउट कर देते हैं। तो फायर वॉल को हमने काटना नहीं है, उसको हम थोड़ा प्रेस कर सकते हैं, लकड़ी के साथ डेंटर अपना दबा सकते हैं, उसको प्रेस कर ले, वो बेहतर चीज़ है बजाय कि आप उसको काट दें। तो वो भी चले, एक डिफरेंट सिनेरियो है ना कि आप पता नहीं किस टाइप का इंजन स्वैप कर रहे हैं, 1JZ 2JZ पे जा रहे हैं, मगर फिर ये कि वेट रेशो के रिगार्डिंग चलना पड़ता है, उस तरीके से चला जाए तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है काम। तो ये एक चीज़ है जो मैंने अवॉइड की है, यानी कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा, दूसरों की बात छोड़ देते हैं। तो मैंने इस तरीके से लेके इसको चला हूँ। इसका हीटर कोर भी लगा हुआ है और हीटर वर्किंग में है, तो ये चीज़ हो गई। फ्रंट की सस्पेंशन के हवाले से आए तो जी इसमें नीचे अपना बार लगा हुआ है, स्वे बार जो होता है, मैं देखता हूँ नीचे से आपको दिखा दूँ कि नीचे आपको वो चैम्बर के पास जो है नज़र आ रहा होगा, ये रॉड जो नज़र आ रही है आपको, ये जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये बेसिकली जंपर रॉड है और ये इसकी ओरिजिनल है, हमने कोई चेंज नहीं की है, बस इसको लगाने के लिए थोड़ी मुश्किल हुई थी। बाकी चैम्बर इसका जेन्युइन है, हमने उसको कस्टमाइज़ नहीं किया। अक्सर लोग इसको कस्टमाइज़ करते हैं क्योंकि चैम्बर बहुत नीचे लगने का ख़तरा रहता है। उसके अलावा आपको नज़र आ रहा होगी बैटरी की प्लेसमेंट हमने चेंज की हुई है। उसके अलावा जी ये शावर बॉटल है और ये रेडिएटर की बॉटल है, ये स्टॉक है, जेन्युइन है और अपनी जेन्युइन जगह में लगी हुई है। बस जो हमने रिप्लेसमेंट की है वो बैटरी की जगह हमने शिफ्ट की है। या तो ये था कि मैं बैटरी को शिफ्ट करता ट्रंक में या रखता इंजन बे में, तो जो उस वक्त था मुझे समझ आया तो हमने इसको इंजन बे के अंदर ही रहने दिया, ट्रंक में शिफ्ट नहीं किया। वो उसकी एक वजह ये भी थी कि मैं ट्रंक में स्पेस छोड़ना चाहता था कि वहाँ पे ना करें इस चीज़ को तो ज़्यादा बेहतर है, ये वजह थी। तो इस साइड पे इसका ECU बॉक्स वगैरह आ गया। दूसरी साइड में ये आपको FPR नज़र आ रहा है जी, फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर होता है, तो इससे आपको इसका प्रेशर नज़र आ रहा होता है। अभी तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं है, तो ये प्रेशर है, ज़ाहिर है जब स्टार्ट होगी तो प्रेशर अपने हिसाब से इंक्रीज़ हो जाएगा और जितना रिक्वायर्ड होगा वो आपको शो कर रहा होगा जिस पे आपने सेट किया हुआ होता है बेसिकली। तो ये चीज़ हो गई। बाकी आपको ये ब्रैकेट जो ये नज़र आ रहा है ये भी ओरिजिनल AC का यानी सिविक का लगा हुआ है और बोल्ट ऑन फिटिंग की हुई है। बाकी रेडिएटर्स के पाइप हमने चेंज किए हुए इसके अकॉर्डिंगली। उसके अलावा जी और इंजन के हवाले से कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है, फिर भी अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। शॉक्स के हवाले से बात करें तो 82 करोना के शॉक्स लगे हुए हैं कंप्लीट एक्सेल और डिस्क के साथ। वो आगे मैं डिस्क का जब एक्सप्लेन करूँगा उसमें फ़र्दर और बता दूँगा क्या साइज़ होता है, क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे इसके वो अपना आ जाते हैं हेडर्स, और ये हेडर के ऊपर शील्ड है। पहले मैंने ये नहीं यूज़ की हुई थी तो थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता था, ऐसा लगता था इंजन टेढ़ा पड़ा हुआ है या एक साइड में ज़्यादा चला गया है, तो एक तो वजह वो थी, दूसरा हीटिंग का थोड़ा इशू ज़्यादा था तो वो लगा ली। बाकी एक्सीलेटर वाली केबल हमने पिजारो मित्सुबिशी ये जो एक्सीड मॉडल है 90 वाला यानी 89-90 वाला जो मॉडल है उसकी यूज़ की है। उसके अलावा ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं। मुझे जो चीज़ मिल रही थी वो मैंने कर ली। उसके अलावा अच्छा इसका जो क्लच होता है बेसिकली वो हाइड्रोलिक नहीं होता, वो होता है केबल वाला। तो हमने इसको चेंज किया और हमने इस पे XLI का क्लच यूज़ की है, यानी कि जो मास्टर सिलेंडर क्लच सिलेंडर होता है ना वो हमने किट उसकी यूज़ की है और उस पर कोई हमने ख़ास मॉडिफिकेशन नहीं की थी, तकरीबन बोल्ट ऑन आ गया था। तो ये चीज़ तो ये होगी। फ्रंट सस्पेंशन के रिगार्डिंग मैं आपको बता चुका हूँ। ब्रेक के हवाले से गाइड करते हैं, आ जाते हैं ब्रेकिंग सिस्टम पे। ज़रा ब्रेक बूस्टर मैं आपको दिखा दूँ तो जी ये लगा हुआ है होंडा का, ये इस पे लिखा हुआ होगा आपको अगर क्लियर थोड़ा सा नज़र आ रहा हो
तो इसका जो पार्ट नंबर है वो लिखा हुआ है। और इसके अलावा कहाँ पे होंडा, ये देखें जी, मास्टर सिलेंडर पे साइड पे होंडा लिखा हुआ है। तो ये होंडा का है, पर मुझे याद नहीं है ये स्पेसिफ़िकली किस मॉडल का है, वरना मैं ज़रूर शेयर करता। अच्छा, ब्रेकिंग सिस्टम को बेहतर कैसे किया जा सकता है? एक तो सबसे जो मेन पॉइंट है इसका ब्रेक बूस्टर है, ब्रेक सर्वा जिसे कहते हैं। ब्रेक सर्वा हम चेंज कर लें। उसके अलावा ब्रेक की लाइंस को ठीक किया जाए, चेंज किया जाए। स्टील वाले मेटल के पाइप भी मिलते हैं, अगर वो मिल सकते हैं आपको तो वो लगा लें, वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारी पाइपलाइन जारी होती है उसकी एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, वरना उससे भी काफ़ी फ़र्क आता है उसके प्रेशर में। थर्ड चीज़ जी जो है वो इसकी ब्रेक डिस्क है। ये जो आपको डिस्क नज़र आ रही है वो है, इसकी जो ओरिजिनल आती है 12 इंच की होती है। हमने जो लगाई हुई है ये करोना 82 की है, जो कि बोल्ट ऑन आती है। और इसमें ये बेसिकली 14 इंच की है, 14 इंच की, क्योंकि ये रिम 15 इंच के, तो ये 14 इंच की आप डिस्क लगा सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आपको रिम अगर आपका छोटा ही होगा तो फिर ये डिस्क नहीं लगा सकते। तो ये भी चीज़ ज़हन में रखें अपने। उसके अलावा ब्रेक बूस्टर जो है, अज़ान हो जाए तो कंटिन्यू करते हैं। अब ये बता चुका हूँ। उसके अलावा ये इसका एक्सेल है। अच्छा, जब हम एक्सेल जब आप ये काबली लेते हैं तो एक्सेल में थोड़ा सा फ़र्क भी आता है, एक साइड का थोड़ा बाहर होगा, एक साइड का थोड़ा अंदर होगा। उसकी वजह से ये वाला व्हील कैप नहीं लगा हुआ। एक साइड पे लग जाता है मगर वो फुल अंदर लगता नहीं है। उसकी वजह ये रिंग है स्टील का जो आपको नज़र आ रहा होगा साइड पे, पूरा वो प्रेस नहीं हो पाता। तो अब सोचा ये है कि यहाँ पे स्टील के जैसे मेहरान के आते हैं ना, वो लगा लिए जाएं ताकि पानी से बचे, वरना एक्सेल ख़राब हो जाएगा। ऑल्दो काफ़ी ज़माना हो गया यूज़ करते हुए, शुक्र है, वैसे गाड़ी इतनी यूज़ नहीं होती। इसके अलावा ये जो डिस्क है आपको नज़र आ रही है, ये वेंटेड डिस्क भी लगा सकते हैं अगर आपको मिल जाए, आफ्टर मार्केट आती है या ब्रांडेड अक्सर काबली मिल जाती हैं, तो कस्टमाइजेशन करके भी लगाई जा सकती हैं। मगर वो आपका मैकेनिक तगड़ा हो, समझता हो चीज़ को, तो वो आपके लिए कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ब्रेकिंग सिस्टम के रिगार्डिंग कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं ब्रेकिंग पे। हर गाड़ी का डिफरेंट होता है, यानी कि ज़ाहिर है, फॉर एग्ज़ाम्पल 88 है हमारी हैचबैक, तो उस पर हम इस तरीके से करते हैं कि उस पर इंडस का यानी AE 101 की लग जाती हैं चीज़ें, तो हमने सस्पेंशन को उस तरह अपग्रेड किया हुआ है। डिस्क भी डबल प्लेट वाली लगा लो, वेंटेड वाली मिले वो लगा सकते हैं। तो वो डिफरेंट ऑप्शन है, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, या अवेलेबिलिटी या बजट के ऊपर भी होता है। तो जी, बैक की सस्पेंशन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो बैक पे इस पर हमने यूज़ की है टोयोटा क्रूसेडा की ट्यूब है बैक की। जो ड्रम हमारा यूज़ हुआ है वो बेसिकली टोयोटा टाउनस का है और काफ़ी बड़ा ड्रम लगा हुआ है। उससे पहले हमने एक होंडा का यूज़ किया था जिसमें काफ़ी इश्यूज़ आ रहे थे, वो लग रहा था बेसिकली अंदर घर की आवाज़ आती थी, प्लेट आपस में टकरा रही होती थी, तो वो निकाला। फिर हमने टोयोटा टाउनस का लगाया तो मेरा इशू रिज़ॉल्व हो गया था। अच्छा, टोयोटा क्रूसेडा की जो भी है सस्पेंशन तकरीबन जी बोल्ट ऑन किसी गाड़ी की आपकी नहीं आती, अनलेस वो टोयोटा AE 86 की हो जो कि रेयर व्हील आती थी, तो उसकी बोल्ट ऑन आती है। उसके अलावा जो भी आप लगाएंगे उसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। अच्छा, पेशावर में जहाँ से हमने परचेज़ की थी, अख्तर भाई जो थे उनसे हमने परचेजिंग की थी, मैंने व्लॉग भी बनाया हुआ है, कोई देखना चाहे तो पार्ट्स प्लेलिस्ट में जाके पार्ट्स वाले पे देख ले तो उनका मिल जाएगा शॉप का सारा। तो खैर एनीवेज़, अभी हम बात कर रहे हैं सस्पेंशन पे। तो सस्पेंशन के रिगार्डिंग जी, तो वो बोल्ट ऑन नहीं आती, तो ये शॉर्ट करते हैं। अक्सर जो है बायर भी कस्टमाइजेशन पे जाते हैं ट्यूब के हवाले से, तो वो कस्टम मेड होती हैं। हमारी ट्यूब भी कस्टम मेड है मगर है बोल्ट ऑन, यानी कि होता है बेसिकली ये कि जो बैक की पूरी ट्यूब है उसको कट किया जाता है, उसको शॉर्ट किया जाता है, और जो ब्रैकेट्स लगे होते हैं जिस पे बोल्ट्स यानी कि आपके बोल्ट ऑन होने, वो वाले ब्रैकेट काट के इस वाली ट्यूब पे लगाए जाते हैं और उसकी अच्छी वेल्डिंग की जाती है। मेरी केस में मुझे रेडीमेड मिली थी, मैंने सामने नहीं बनवाई थी, रेडीमेड ली थी। उस टाइम मुझे मेरे ख्याल पड़ी थी अराउंड कोई बैक की ट्यूब 28,000 की पुरानी दे के। और सेम हमने एक दूसरे दोस्त अली भाई हैं, हमारा दोनों का प्रोजेक्ट एक साथ चल रहा था और एक ही जगह से हमने सस्पेंशन की परचेजिंग की थी।
उनकी हमने ली थी GLX आता है इसमें, जो 1.8 आता है वेरिएंट, उसकी ओरिजिनल थी, वो बोल्ट ऑन थी, मगर वो हमने उस टाइम 55,000 की ली थी। ये मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन समझे 2021 की होगी आई गेस बात, ये प्राइस थी। अच्छा, और ये दोनों गाड़ियाँ जो थी ओपन डिफ थी और डिफरेंशियल रेशो डिफरेंट था। इस पे पहले 1042 लगा हुआ था, इस वक्त जो इसमें डिफरेंशियल लगा हुआ है वो 1044 है। 1044 में बेसिकली रेशो शॉर्ट होते हैं, गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आपको मिलती है, पिक अच्छी मिलती है, ड्रिफ्टिंग पर्पस के लिए वो बहुत अच्छी है। उसके अलावा फ्यूल, हाँ फ्यूल खाएगी भाई, क्योंकि ज़ाहिर है वो रेशो डिफरेंट आ जाता है ना। इसमें जो गियर बॉक्स लगा हुआ है इस इंजन के साथ वो लगा हुआ है W56, W57, W58। ये 3 गियर बॉक्स ऐसे हैं जो इस गियर यानी कि इस इंजन के साथ आप यूज़ कर सकते हैं आराम से, कोई मसला नहीं आता, यानी इजीली यूज़ेबल है और रेशो मैच करते हैं, किसी किस्म का मसला नहीं आता। उसके अलावा जी बैक पे मैंने BC के कॉइल ओवर यूज़ किए हुए, होंडा रिबॉन के बोल्ट ऑन आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बैक पे इसका एडजस्टर और लो स्प्रिंग लगा हुआ है। उसके अलावा बैक पे मैंने स्टड बार लगाया हुआ है स्टेबिलिटी के लिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जी, गाड़ी में अक्सर लोग जो हैं इंजन स्वैप कर लेते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम पे काम नहीं करते, सस्पेंशन पे और ख़ासतर ट्यूब और डिफरेंशियल पे तो बिल्कुल भी काम नहीं करते, जो कि बहुत ख़तरनाक है। ये करना चाहिए क्योंकि गाड़ी स्टेबल नहीं होगी, रुकेगी नहीं, तो आपने इतना बड़ा इंजन क्या करना है। आप अपनी जान के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं और कोई बेचारा जो रोड पे जा रहा है जिसका किसी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं, आप उसको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करें, कोशिश करें, टोटल गाइडेंस लें। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे ले रहे हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे करें। मैंने भी जब इस गाड़ी में इंजन स्वैप करना था तो मैंने अपनी रिसर्च खुद की थी। उसके बाद काफ़ी वर्किंग के बाद जाके जब मैं सेटिस्फाई हुआ कि हम ये इंजन स्वैप कर सकते हैं, तब मैं इसके ऊपर स्वैप का सोचा। और जो भी थी इसमें हैरी भाई ने मेरी हेल्प की थी 7 ब्रदर्स से, और करामत भाई क्योंकि वो डेंटर है मेन, तो उनने प्लेसमेंट के हवाले से और जो कस्टमाइज़ ब्रैकेट थे वो सारे हमें उनने हेल्प आउट किया था सारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये एक चीज़ थी जो शेयर होनी थी आप लोगों से। बाकी कॉस्टिंग के हवाले से फिर हम कभी बात करेंगे क्योंकि अभी काफ़ी लंबा हो गया है। मेन पर्पज़ यही था कि मैं आपको समझा सकूं चीज़ों का। बाकी अच्छे चिमटे वगैरह जो हैं इसके आपको मिल जाते हैं रेडीमेड टोयोटा क्रूसेडर के, वो छोटे शॉर्ट किए हुए होते हैं, वेल्ड किए होते हैं, यानी कस्टम है बेसिकली, मगर होता बोल्ट ऑन है, तो वो लगा हुआ है। उसके अलावा सारी बुशिंग चेंज की हुई है। अच्छा, बुशिंग का आपकी मर्ज़ी है, आप ब्रांड न्यू लगाओ, आप काबली लगाओ, या फिर आप टेफ्लॉन के लेके बना लो। वो फिर आपको एक एक बुश काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, मगर उसमें ये है कि गाड़ी ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी, वो एक पक्की चीज़ है। उसके अलावा मेरी गाड़ी में पहले 9JJ रिम लगे हुए थे, वाटना भी ऑल अराउंड 9JJ, यानी 9 इंच उनकी चौड़ाई थी, जिसमें अगर खड़े खड़े मैं रोल स्पिन दूँ तो यानी कि 3rd गियर 4th गियर तक स्पिन तो लेती थी गाड़ी जब आप चेंज करें, मगर गाड़ी हिलती नहीं थी। अब इस वक्त इस गाड़ी में जो है प्रोफाइल टायर की सेम है, मगर रिम जो है इस वक्त जो लगा हुआ है XSR 8.25 है, जिसमें आप अगर इसको यानी कि खड़े खड़े लॉन्च देते हैं तो गाड़ी टेल हल्की स्लाइड ले लेती है, जो कि थोड़ा ख़तरनाक है। मगर ज़ाहिर है हर ड्राइवर को अपनी गाड़ी के हवाले से पता होता है किस RPM पे चलना है, कहाँ तक स्टेबिलिटी होगी, कहाँ तक नहीं होगी। तो मेरे उस हिसाब से मेरी गाड़ी शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट है इस वक्त। कुछ चीज़ों में होती हैं चीज़ें, मगर वो साथ साथ हम इम्प्रूव करते जाते हैं। अब इसमें एक इशू आ रहा है मिसिंग के रिगार्डिंग, थोड़ा टाइम हो गया पर मैं उसको अवॉइड कर रहा था, कुछ वर्किंग की थी पर वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह उसके रिगार्डिंग जब भी हम काम करेंगे कोशिश करूँगा पूरा कवर करें और आपको बताऊँ। इंजन के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था जब चेंजेस करने होते हैं तो सबसे पहली क्या चीज़ें हैं, एक तो इंजन की प्लेसमेंट हो गई, इंजन के माउंट्स हो गए, उसके अलावा इसका हेडर है, उसके अलावा जी जो आपको थोड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि इसका स्टीयरिंग रैक जो है इस साइड में रॉड होती है, अभी क्योंकि कवर है लगा हुआ है वो नज़र क्लियर नहीं आ रही, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कॉलर हमने इसका कस्टम मेड बनाया, हेडर इसके हमने रीसेट किए हुए, ओरिजिनल वालों को कट करके थोड़ा री एडजस्ट किया हुआ है।
उसके अलावा रेडिएटर चेंज होता है, उसके अलावा आपकी एक्सीलेटर की केबल है, और जैसे कि क्लच का बताया, ब्रेक सिस्टम का बताया, ये सारी चीज़ें, रेडिएटर के पाइप्स हैं, हाउसिंग है, वायरिंग होगी आपकी इंजन की, बाकी जो चीज़ें होती हैं जैसे कि फ्यूल पंप है, फ्यूल की लाइंस हैं, ब्रेकिंग लाइन सिस्टम है। उसके अलावा छोटी मोटी मज़ीद चीज़ें आ जाती हैं, इंजन का ऑयल फ़िल्टर, ये सारी चीज़ें आप, वो तो ज़ाहिर मेंटेनेंस के साथ भी आ जाता है। उसके अलावा और ज़ाहिर इंजन स्टार्ट होता है, उसकी VVTi की सारी चीज़ें। अब इस गाड़ी में चेक लाइट कोई नहीं है, शुक्र है अल्लाह का। इस पे स्पीड सेंसर यूज़ किया हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड सेंसर लगा हुआ है जो कि गियर बॉक्स पे। अच्छा, उसको लगाने के दो तरीके हैं, या तो आप गियर बॉक्स पे स्पीड सेंसर लगा लें और वहाँ से वायर दें, वो गियर के साथ सेंस करेगा स्पीड को, ठीक है। दूसरी एक चीज़ जो होती है वो ये, जो जैसे कि हमने 88 में किया हुआ है अपनी हैच पे, उसमें हमने ये किया हुआ है कि ECU से कनेक्ट है, रेस का यानी स्पीड का हमने ECU से कनेक्शन दिया है। वो उसके पल्स के रिगार्डिंग, इंजन के रिस्पांस के मुताबिक जो है अपना स्पीडोमीटर को आगे पल्स यानी सिग्नल्स देता है, उसके रिगार्डिंगली वो भी अच्छा है। यानी कि मैंने दोनों चीज़ें यूज़ कर ली, केबल वाला भी और वो भी। तो मुझे जो ज़्यादा मैच लगा वो ये तरीका था कि ECU से कनेक्शन दिया जाए और काम किया जाए, तो वो है। अब इसमें हमने जो लगाया हुआ है मीटर वो है टोयोटा करोला 2006 E120। वो आपको दिखाता हूँ। उस पर अभी हमने ज़रा वर्किंग करनी है, उसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो इशू ज़ाहिर है साथ साथ होते हैं स्लोली। तो इस वक्त आपको एक तो मीटर नज़र आ रहा होगा कि अजीब तरीके से पड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बुरी चीज़ जो मुझे लगती पूरी गाड़ी में वो ये मीटर ही है, और ये गलती थी मेरी। तो बेसिकली इस पर मैंने थोड़ी वर्किंग उस टाइम नहीं की थी। अभी ये मीटर ढीला पड़ा हुआ है, और ये मीटर ढीला ही पड़ा हुआ है। सो ये मीटर है। अब इसमें जो मसला आता है फ्यूल गेज का आ रहा है और ये फिटिंग का आ रहा है। इसके लिए अब हमने क्या किया है, हमने जो ओरिजिनल मीटर आता है इस गाड़ी का वो लिया है, उसकी बॉडी पीछे से काट के इसकी अटैचमेंट करेंगे तो बोल्ट ऑन फिटिंग्स में आ जाएगा। तो वो एक काम हमने करना है। वो जब मीटर का काम होना है इंशाल्लाह, ये जब हम करेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा साथ साथ कि हमने किस तरीके से उसको लेके चलना है और क्या चीज़ होती है, ताकि दूसरे भाइयों को भी इस चीज़ में कभी ट्रबल ना आए। और जो यानी कि गलती करके हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपने पैसे ज़ाया कर लेते हैं, वो किसी दूसरे भाई के ज़ाया ना जाएं। तो बेसिकली पर्पज़ यही है। इसके अलावा बाकी इंशाल्लाह कोई चीज़ रहेगी जो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट में। इसके अलावा गाड़ी के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं, सनरूफ़ के रिगार्डिंग पूछना चाहते हैं, बाकी जो चीज़ें मैंने कॉस्मेटिकली इस पे काम किया हुआ है कुछ वो पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, गाइड कर दूंगा। वैसे मेरी फ़ेसबुक आईडी और इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का हमारा व्लॉग K70 की सस्पेंशन और इंजन के रिगार्डिंग कोई चीज़ ऐसी हो जो मैं मिस कर गया हूँ आप पूछ सकते हैं। बाकी पीछे की बार वगैरह के हवाले से है, वो पीछे की जो बार्स हैं, पिंक रॉड होती है, उसके अलावा बार स्वे बार्स होती हैं, वो अगर आपको आफ्टर मार्केट में ले कभी कभार मिल जाती है इत्तफाकन, उसमें कैम्बर का ऑप्शन होता है, ओरिजिनल वाली में कैम्बर का ऑप्शन नहीं होता। तो वो एक चीज़ है जो कि आप ऐड कर सकते हैं। वैसे होता काफ़ी कॉस्टली, क्योंकि ज़ाहिर है वो इंपोर्ट करेंगे। किसी भाई के पास वैसे पड़ी हुई हो या गाड़ी में लगी हुई हुई हो, पहले से किसी ने भाई ने ख़र्चा किया हो ना, तो फिर वो रीज़नेबल भी मिल जाती है, अदरवाइज़ वैसे उसकी मुश्किल ही होती है। तो बस ये था आज का हमारा व्लॉग K70 के रिगार्डिंग, सस्पेंशन इंजन के रिगार्डिंग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। वर्कशॉप से थोड़ा मैंने सोचा चलें डिफरेंट करें, आज घर पे थे तो मैंने बोला चलें गाड़ी के मुतल्लिक़ ही गाइड करें। काफ़ी भाई पूछते रहते हैं अक्सर तो इस चीज़ के हवाले से। हाँ, बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन जो है क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।